For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new video. हेलो एवरीवन, साइंस वर्ड चैनल पर आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स को लेंगे और जानेंगे उनके पीछे की साइंस को। गर्मी से बचने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है एसी का इस्तेमाल करना, जैसा कि हम सब करते भी हैं। लेकिन जिस कमरे में आपने एसी को इंस्टॉल किया हुआ है, तो एसी बेसिकली क्या करता है, उस रूम से वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचता है और बाहर कर देता है। ठीक है, सिंपल, मतलब ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। लेकिन उस रूम के अंदर से जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल की गई है एसी के द्वारा, तो उसकी वजह से हमें गर्मी लगनी कम क्यों हो जाती है। सेकंड एग्जांपल, गर्मियों में जब आप कपड़ों को सुखाते हैं तो कपड़ों को आपने ऐसे ही रस्सी पे डाल दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपने कपड़ों को रस्सी पर थोड़ा खोलकर फैलाया। बेस्ट क्या है और रीजन क्या है इसके पीछे। तीसरा एग्जांपल, जब आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं और आपको जल्दी भी उसको पीना होता है, तो आप क्या करते हैं, कोई बाउल लेते हैं या सॉसर शेप प्लेट लेते हैं और उसमें कॉफ़ी को या चाय को डाल देते हैं और थोड़ा सा ऐसे हिलाते हैं और फिर उसको पी लेते हैं। चाय या कॉफ़ी बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, पर इसके पीछे की साइंस क्या है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और उनके पीछे की साइंस आपको आज इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक कौन सा है, इवापोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, क्या फैक्टर हैं जो एवापोरेशन को प्रभावित करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को एवापोरेशन के टॉपिक के साथ। देखिए, मैटर जो है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट में हमें मैटर देखने को मिलता है मेनली। ठीक है, प्लाज्मा वगैरह ये सब तो मॉडिफिकेशन है। बाकी 3 जो बेसिक स्टेट होती हैं मैटर की, वो क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम सॉलिड की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम पाया जाता है सॉलिड के केस में। लेकिन अगर आप लिक्विड की स्ट्रक्चर देखते हैं तो लिक्विड की स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन सॉलिड के। तो आप कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा लिक्विड में सॉलिड की तुलना में। अगर बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है गैसेस के पार्टिकल्स के बीच इन कंपैरिजन लिक्विड और सॉलिड के। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन लिया कि भाई मैटर की 3 स्टेट क्या क्या होती हैं, कि स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर किया कि भाई सॉलिड में मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। और अगर हम गैसेज स्टेट की बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो स्टेट ऑफ मैटर की बात हुई। लेकिन अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, एवोपोरेशन। इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं। फिनोमेना एक ऐसी घटना जिसमें चेंज होता है लिक्विड वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। तो एवोपोरेशन क्या होता है, एक ऐसी सरफेस फिनोमेना है जिसमें लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में चेंज हो जाती है। अब इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर मतलब कुछ ऐसी चीजें जो प्रभावित करती हैं, या तो बढ़ाती हैं एवोपोरेशन को या घटा देती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है, तो ऐसी क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो एवोपोरेशन के प्रोसेस को, मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो यहां पर हमने 4 फैक्टर्स को कलेक्ट किया हुआ है। नंबर फर्स्ट, सरफेस एरिया। सेकंड, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। थर्ड, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और लास्ट वन, स्पीड ऑफ विंड। अब हम एक एक करके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स की मदद से, जिससे कि हम एवोपोरेशन के प्रोसेस को कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है इस चीज को क्लियर कर सकें। नंबर फर्स्ट फैक्टर, सरफेस एरिया। अगर किसी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा है या कम है तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एवोपोरेशन की फिनोमेना में। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, बल्कि आपने खुद भी किया होगा,
गर्मियों में जब आप कपड़े सुखाते हैं रस्सी पर, भले ही आपने मशीन के जरिए कपड़ों को सुखा लिया, पर फिर भी उनको धूप लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा साइंस के हिसाब से ज़रूरी भी होता है। तो जब आप धूप में कपड़ों को डालते हैं, ठीक है, तो रस्सी पर जब आप कपड़ों को फैलाते हैं तो क्या बस ऐसे ही डाल देते हैं या उसको थोड़ा खोल कर डालते हैं? कपड़ों को अगर हम खोलकर रस्सी पर फैलाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ही जल्दी एवोपरेट होंगे लिक्विड से वेपर स्टेट में। ठीक है, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि एवोपरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होती है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से एवोपरेशन भी बढ़ जाता है, और अगर सरफेस एरिया कम होता है तो एवोपरेशन भी कम हो जाता है। इसका मतलब सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किस चीज़ के, एवोपरेशन के। अब एक लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति कॉफ़ी पीना चाहता है, कॉफ़ी बहुत गर्म है, लेकिन उसको ज़रूरत है बहुत जल्दी उसको ठंडा करने की। तो वो सोचता है चलो एक बाउल ले लेते हैं, उस बाउल में कॉफ़ी को पलट देते हैं और थोड़ी बहुत देर तक उसको हिलाएंगे और ऐसे फूंक लगाते रहेंगे और वो ठंडी हो जाएगी और बात भी ठीक है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति और भी ज़्यादा डेंजरस व्यक्ति, बहुत भयानक ट्रिक है उसकी, वो क्या करता है, थोड़ा बड़े साइज़ की बाउल लेता है या प्लेट टाइप से मानिए, उसमें कॉफ़ी को पलटता है, कॉफ़ी या चाय जो भी वो ले रहा है, ठीक है, और जैसे ही वो डालता है ना, सरफेस एरिया ज़्यादा है उसका, जो उसने प्लेट को सेलेक्ट किया है कॉफ़ी को ठंडा करने के लिए, जो बाउल को सेलेक्ट किया है उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही वो कॉफ़ी के मटेरियल को उसमें डालेगा ना, तो उसे ना तो घुमाने की ज़रूरत है और ना ऐसे फूंक लगाने की ज़रूरत है, वो फटाफट तुरंत ही ठंडी हो जाएगी और उसको वापस से कप में डालेगा और पी जाएगा। सेकंड व्यक्ति ने सरफेस एरिया के फुल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, क्योंकि सरफेस एरिया, उसको पता है कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन बहुत स्पीडली होता है, तो एवोपरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं ये। लेकिन जो फर्स्ट वाला व्यक्ति है वो अभी तक एक ही कप कॉफ़ी को नहीं इनटेक कर पाया। क्लियर, सिंपल ये एग्जांपल था टॉपिक को क्लियर करने के लिए। बाकी आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा कि क्या इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं। ठीक है, तो सरफेस एरिया आपको क्लियर हुआ कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन भी बढ़ जाएगा। इसके फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवोपरेशन की, ये हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। सेकंड फैक्टर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होती क्या है? देखिए, ह्यूमिडिटी का एक सिंपल मीनिंग होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है एयर के मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को कम करने के बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस आते हैं, अप्लायंसेस आते हैं। मान लीजिए कि गर्मी बहुत हो रही है, आपने सोचा कि भाई गर्मी से बचने का एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, वो आप सबको पता है, ये यूज़ भी करते हैं हम सब, एसी। तो आपने अपने रूम के एसी को ऑन किया। जब एसी स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, ठंडक करता है, वो तो पता ही है सबको, पर लेकिन वो बेसिकली साइंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, उस रूम में से जो भी एरिया था जिसके हिसाब से आपने एसी को इंस्टॉल किया हुआ है, रूम के एरिया के हिसाब से एसी को सेलेक्ट किया जाता है। तो एसी क्या करता है, उस रूम से जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसको खींचेगा, बाहर कर देगा। होगा क्या, उस एरिया में, उस रूम के अंदर जो एयर थी, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो थी उसकी वो डाउन हो जाएगी। उस रूम के अंदर जो एयर थी उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को उसने निकाला और बाहर कर दिया। फायदा क्या हुआ, ह्यूमिडिटी कम हो गई। और जब ह्यूमिडिटी कम हो गई है आपके आसपास के एरिया की, तो होगा क्या, एवोपोरेशन बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी डाउन हुई, एवोपोरेशन बढ़ गया है। और एवोपोरेशन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज होना। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी सरफेस है, तो उस बॉडी सरफेस से जो भी आपको पसीना आ रहा है बहुत ही स्पीडली सूख जाएगा और आपको ठंडक महसूस होगी। क्लियर, बहुत ईजी है। एसी ने अपना काम किया, वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचा हवा में से और बाहर कर दिया, ह्यूमिडिटी कम हो गई, ये साइंस हुई। ठीक, और जैसे ही ह्यूमिडिटी कम हुई तो पानी का एक रूल अप्लाई हुआ, और वो रूल क्या होता है उसको भी आप नोट कर लेना, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ये वाटर का नियम है। जैसे आपके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स डाउन हुए, मतलब ह्यूमिडिटी कम हुई, तो तुरंत क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको गर्मी कम लगने लगी। तो याद रखिएगा, एवापोरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है, ह्यूमिडिटी। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अलावा जो हम जनरल इस्तेमाल करते हैं वो दूसरा ऑप्शन क्या होता है गर्मी में राहत पाने का, वो है कूलर। आपने अगर किसी ऐसे रूम में कूलर को अरेंज किया हुआ है जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन है, मतलब एक एंट्री गेट है रूम में और कोई विंडो भी है, तो बात ठीक है क्योंकि क्रॉस हो जाती है वहाँ। अगर कोई ऐसा रूम जिसमें
एंट्री गेट है और विंडो भी नहीं है और आपने उस रूम के एंट्री गेट में ही कूलर को प्लेस कर दिया, तो क्या आपको ठंडक महसूस होगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। नहीं होगी, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। और साइंस क्या है इसके पीछे? कूलर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, कम नहीं कर पाता है, पसीना जल्दी नहीं सूख पाएगा। कूलर ह्यूमिडिटी को कम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपको पसीना जो आएगा वो भी जल्दी नहीं सूख पाएगा। क्यों नहीं सूख पा रहा है पसीना आपका? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी बॉडी पर भी हैं और आपके सराउंडिंग में भी हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की शिफ्टिंग तभी हो पाती है जब हाई और लो का कनेक्शन बनता है। और लो कब होगा सराउंडिंग में? जब आप कोई ऐसा अप्लायंस यूज करेंगे जो वाटर मॉलिक्यूल्स को वहां से निकालेगा और बाहर करेगा। तो इस एग्जांपल में एवापोरेशन ज्यादा नहीं होगा बल्कि कम हो जाए, क्योंकि ह्यूमिडिटी और बढ़ गई है, और ह्यूमिडिटी बढ़ गई इसलिए वाटर मॉलिक्यूल शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं आपकी बॉडी सरफेस से। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। टारगेट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से किसी भी अप्लायंस की मदद से आपको ह्यूमिडिटी को कम करना है जिस एरिया में आप बैठे हुए हैं। जैसे ही ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवापोरेशन बढ़ जाता है। और एवापोरेशन बढ़ने का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी सरफेस से निकलकर एनवायरनमेंट में एंट्री कर जाएंगे। और वो एनवायरनमेंट में उस एयर में एंट्री क्यों करेंगे? क्योंकि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से कम हो चुके हैं, ठीक है, किसी अप्लायंसेस की वजह से। पर इसके पीछे क्या रूल अप्लाई हुआ है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, इस रूल को भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो सेकंड फैक्टर आपको क्लियर हो गया होगा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी घटती है तो एवापोरेशन बढ़ जाता है। इसके फॉर्मूले को भी, रिलेशन को भी नोट कर लेते हैं। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एवापोरेशन के। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, एवापोरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो एवापोरेशन ज्यादा होगा। इसके लिए आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, बल्कि जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बारिश हुई पर थोड़ा दबा के बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई, और आप किसी ऐसे एरिया में जहां पर थोड़ा आसपास काफ़ी मिट्टी वगैरह टाइप से है ना, तो ऐसे में क्या होता है, बोलते भी उनकी जनरल लैंग्वेज में कि बड़ी उमस सी हो गई है। मतलब क्या है इस बात का कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, मतलब ह्यूमिडिटी आपके आसपास काफ़ी बढ़ गई है, तो आपको पसीना आएगा। अब वो एवोपरेट नहीं हो पाएगा, मतलब लिक्विड जो है वेपर में चेंज नहीं हो पाएगा, मतलब एवोपरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हाई वाटर पोटेंशियल वहां पर भी है और आपकी बॉडी सरफेस पर भी है। और पानी का नियम तो आप जानते ही हैं कि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो आपको किसी भी तरीके से अपने सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी को कम करना है, तभी एवोपरेशन ज़्यादा होगा। और जब एवोपरेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब आपको अब गर्मी नहीं लगेगी। क्लियर? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट तीसरे फैक्टर पर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, या नेचुरली टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, आपके आसपास की जो एयर होती है वो हल्की हो जाती है। हल्की से मतलब क्या है मेरा, कि वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पर कम हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी डाउन हो जाती है, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमिडिटी कम हो गई है तो इसका मतलब एवोपरेशन बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल है। जैसे बहुत तेज धूप पड़ रही है और छत काफ़ी गर्म हो चुकी है ना, आपने नोटिस भी किया होगा इस चीज़ को। शाम के टाइम आप बैठने वाले थे तो आपने सोचा कि भाई पूरे दिन बहुत तेज़ धूप रही है तो छत काफ़ी गर्म हो रही है, तो हम उसको ठंडा कर देते हैं। आपने क्या किया, पानी को ऐसे डाला, और कई बार तो क्या होता है, सामने सामने ही पानी गायब हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा था ना, तो अब जो छत थी आपकी, है ना, उसकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो आप पानी डालेंगे। अब पानी डालने के बाद क्या हुआ, वो वेपराइज हो गया। क्लियर? तो एवोपरेशन तो हो गया, लेकिन आप सोचिए ना, एवोपरेशन ज़्यादा हुआ है, मतलब आपने पानी डाला और तुरंत से गायब, तो आपको 3-4 बार पानी डालना पड़ेगा ताकि वो सारी जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर सके। भाई पानी एवोपरेट क्यों हुआ, उसने हीट एब्जॉर्ब की तभी तो पानी एवोपरेट हो पाया। अब दूसरा एक रीज़न यहाँ पर ये भी है कि सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज काफ़ी कम थी, मतलब ह्यूमिडिटी कम थी, तो इसलिए वो बहुत जल्दी एवोपरेट हो गया है। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है, जो एरिया होता है, उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एयर की कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी किसी भी सरफेस से टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन भी बढ़ेगा, तो मतलब दोनों क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? इसको भी नोट कर लेते हैं। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवोपरेशन के, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर, स्पीड ऑफ विंड।
हवा की स्पीड अगर अच्छी है, ज़्यादा स्पीड है अगर हवा की, तो उससे क्या होता है, अगर किसी कंट्रोल्ड एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है भी और हवा की स्पीड बढ़ा देते हैं आप या बढ़ जाती है नेचुरली, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि वो जो कंट्रोल्ड एरिया था ना ह्यूमिडिटी के लिए, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है परसेंटेज डाउन होगी, और अगर ह्यूमिडिटी थोड़ी भी कम होती है तो एवोपरेशन बढ़ जाएगा। एक तरह से आप नोटिस कर रहे होंगे कि ह्यूमिडिटी का कनेक्शन मेन है ना, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर कर लेना है। जैसे यहाँ पर स्पीड ऑफ विंड में भी जिक्र आ रहा है, थर्ड फैक्टर में भी जिक्र आ रहा है, सेकंड तो खुद इसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ विंड की वजह से क्या होता है, अगर हवा की स्पीड बढ़ जाती है तो ह्यूमिडिटी कुछ कम हो जाती है, जिसकी वजह से एवोपरेशन थोड़ा बढ़ जाता है। क्लियर। तो अगर स्पीड ऑफ विंड ज़्यादा होगी तो एवोपरेशन भी बढ़ेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इसको भी नोट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ विंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवोपरेशन की, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो प्रभावित करते हैं एवोपरेशन के प्रोसेस को। और एवोपरेशन होता क्या है, लिक्विड स्टेट का कह सकते हैं वेपर्स में चेंज होना, ठीक है, लिक्विड से वेपर। इसके लिए जो फैक्टर्स थे वो हमने 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस किए, कुछ एग्जांपल्स के साथ, है ना। सरफेस एरिया, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, स्पीड ऑफ विंड, इन चारों के लिए जो रिलेशन जनरेट हो सकता था एवोपरेशन के साथ, वो मैंने साइड में नोट कर लिया है। आप इनको जरूर अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, ठीक है। इससे क्या है ना, चीज़ें थोड़ा जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत जल्दी रिकॉल हो जाती हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साइंस वर्ड चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने का एक बेसिक सा रीज़न है कि रेगुलर वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती हैं, एजुकेशनल वीडियो को रेगुलर अपलोड किया जाता है। साइंस वर्ड चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।